वैंग तुम्हारी तरह ही एक वीक लूजर है जो अपनी लाइफ में कभी गर्लफ्रेंड तक नहीं बना पाया, जिस वजह से पूरी क्लास उसे मॉक करती है और उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जैसे ही उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ये कहती है कि उसे वैंग पर क्रश है, उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। वैंग के सारे हेटर सडनली सामने आ जाते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं और फिर उसे एक ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। वैंग पानी में गिरकर डूबने लगता है, लेकिन तभी लेक के बॉटम में उसे एक ग्लोइंग क्यूब आर्टिफैक्ट दिखता है। जैसे ही वैंग उस क्यूब को टच करता है, उसे अनइमेजिनेबल पावर मिल जाती है, जिसकी मदद से वो अपने पुलिस से रिवेंज लेता है और दुनिया पर रूल करता है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शेन याओ लाइब्रेरी में स्टडी कर रही थी कि अचानक उसका फोन बजने लगा। जैसे ही उसने कॉल उठाया, एक अनजान आवाज ने उसे वार्न किया, समवन इज कमिंग फॉर यू। सडनली शेन याओ को 4 सूट वाले लोगों ने घेर लिया। ये लोग बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहे थे, तो शेन याओ उठकर डोर की तरफ भागी, लेकिन वहाँ भी एक एजेंट खड़ा था। मजबूरी में उसे कॉरिडोर में भागना पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक क्लोजेट मिला, तो उसने डोर खोलकर अंदर खुद को लॉक कर लिया ताकि एजेंट से बच सके। लेकिन अब उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। एजेंट्स ने डोर तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी और शेन याओ बहुत डर गई। जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी उसे वार्निंग वाले शख्स का कॉल आया और उसने कहा पीछे मुड़ो। शेन याओ ने पीछे मुड़कर देखा तो एक येलो एनर्जी का बॉल तैर रहा था और उसमें से एक हाथ निकला जिसने उसे पकड़ लिया। शेन याओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और जो होने वाला था उसका वेट करने लगी। जब तक एजेंट्स ने डोर तोड़कर अंदर कदम रखा, शेन याओ गायब हो चुकी थी। उसे वैंग ले गया था, वही जो उसका गाइड था और जिसने उसे फोन पर वार्न किया था। वैंग उसे एजेंट से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो पार्कर मूव्स मारते हुए भाग रहा था, लेकिन एजेंट्स के पास एक सीक्रेट वेपन था, एक गन। वैंग को हवा में गोली लगी, पर वो मोस्टली अनहार्म्ड था। फिर भी ऐसे में एजेंट से भागना मुश्किल था, तो उसने शेन याओ को नीचे उतारा और उसके चारों तरफ एक बैरियर सेट कर दिया ताकि वो सेफ रहे। फिर वो फाइट के लिए रेडी हो गया। वैंग ने लेज से जंप मारी और लैंडिंग करते ही एक एजेंट को जोरदार पंच मारा। दूसरा एजेंट अटैक करने आया, लेकिन वैंग ने उसे भी पंच मारकर दूर कर दिया। साथ ही 2 और एजेंट्स को भी हैंडल किया। आखिर में एक एजेंट ने उसे टैकल कर लिया और दोनों हवा में लड़ने लगे। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद उस एजेंट ने अपने 3 अलाइज की हेल्प से वैंग को एक बिल्डिंग में स्लैम कर दिया। लेकिन जब डस्ट सेटल हुआ तो तीनों अलाइज नॉकआउट हो चुके थे और वैंग बिल्कुल ठीक था। वैंग अब भी उस एजेंट से भिड़ रहा था। वो बिल्डिंग से बाहर फ्लोट करते हुए निकला और अपना कोट उतार दिया क्योंकि अब सीरियस होने का टाइम था। एजेंट को और टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं था, तो उसने फुल पावर लगाया और एक दूसरी बिल्डिंग उठाकर वैंग पर थ्रो कर दी। लेकिन वैंग ने बिना पसीना बहाए उस बिल्डिंग को अपने पावर से कैच किया, उसे तोड़ दिया और ब्लॉक्स को एजेंट्स पर फेंक दिया। एजेंट ने डिफेंड करने की कोशिश की, पर वैंग ने सारे ब्लॉक्स को कंप्रेस करके एक मैसिव एक्सप्लोजन कर दिया। इस ब्लास्ट से दोनों एक मिरर्ड वर्जन ऑफ द वर्ल्ड में पहुंच गए। वैंग थोड़ा अनॉयड हो गया क्योंकि ये सब उसके लिए ट्रबल क्रिएट करने वाला था, लेकिन पहले उसे एजेंट को हैंडल करना था। एजेंट ने अपनी गन निकाली और वैंग पर एम किया। खैर इस डायमेंशन में गन काम नहीं कर सकती। पता नहीं उसे क्या लगा कि गन से क्या होगा। जब वैंग ने अभी बिल्डिंग पकड़ी थी, येलो एनर्जी ने वैंग को सराउंड कर लिया, एजेंट को पानी में पीछे धकेल दिया और टाइम रिवाइंड होने लगा। वैंग को होप थी कि नेक्स्ट लूप में चीजें अलग हो सकती हैं और आखिर में सब नॉर्मल हो गया। शेन याओ लाइब्रेरी में अपनी डेस्क पर जागी। उसे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ। उसके सामने यंग वैंग खड़ा था जो उसके मैथ्स होमवर्क में हेल्प मांग रहा था। कई साल बाद हाई स्कूल मिक्सर में सब जेंगा खेल रहे थे। शेन याओ की टर्न आई, लेकिन जब उसकी वैंग से आई लॉक हुई तो वो फ्लस्टर्ड हो गई और टावर गिरा दिया। गेम्स के रूल के अकॉर्डिंग जिससे टावर गिरे उसे एक सीक्रेट रिवील करना पड़ता है। तो ग्रुप ने शेन याओ से पूछा कि उसका क्रश कौन है। वैंग ये सुनकर स्माइल करने लगा और उसके क्लासमेट्स ने उसे टीज करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि शेन याओ जैसी परफेक्ट लड़की वैंग जैसे लूजर को लाइक नहीं कर सकती। लेकिन सबको शॉक तब लगा जब शेन याओ ने एडमिट किया कि वो सच में वैंग को लाइक करती है और मिडिल स्कूल से ही उसे पसंद करती है। वैंग स्टंट हो गया क्योंकि शेन याओ का कन्फेस करना उसके लिए ड्रीम कम ट्रू था। लेकिन मिक्सर के बाद उसकी लाइफ का हैप्पीएस्ट डे बर्बाद हो गया। उसे किडनैप कर लिया गया और रिवर के पास बुरी तरह बीटन किया गया। वैंग इन लोगों को जानता तक नहीं था, लेकिन उनके बॉस सुनजिन को शेन याओ पर क्रश था। शेन याओ के वैंग को लाइक करने की बात सुनकर उसने हारने की बजाय वैंग को रिवर तक घसीटा और अपने गैंग से उसे थ्रेटन करवाया। सुनजिन ने वैंग के फोन से शेन याओ को वीडियो कॉल किया और उसे वैंग की हालत दिखाई। शेन याओ हॉरिफाइड हो गई। वैंग ने चिल्लाकर सुनजिन से कहा उसे इसमें मत घसीटो। वो नहीं चाहता था कि शेन याओ वरी करे, लेकिन सुनजिन का प्लान था शेन याओ के सामने वैंग को ह्यूमिलेट करना। उसने वैंग से कहा तू टोटल लूजर है, तुझे शेन याओ जैसी परफेक्ट लड़की को डेट करने का कोई राइट नहीं। फिर उसने ऑर्डर दिया कि वैंग को स्वेयर करना होगा कि वो शेन याओ से कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, वरना उसे रिवर में फेंक देगा। वैंग आसानी से स्वेयर कर सकता था, लेकिन उसने शेन याओ को बिट्रे करना एक्सेप्ट नहीं किया। उसने अपने को पकड़ते हुए लड़के को सॉलिड हेडबट मारा। हेडबट इतना जबरदस्त था कि वो लड़का उसे छोड़ बैठा और वैंग रिवर में गिर गया। सुनजिन पैनिक करने लगा क्योंकि उसका प्लान वैंग को मारना नहीं बस डराना था ताकि वो शेन याओ से दूर रहे। उसने वैंग को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इधर पानी के अंदर वैंग ड्राउन हो रहा था, लेकिन उसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। उसका मानना था कि अगर वो शेन याओ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो जीने का कोई मतलब नहीं। उसकी आंखों के सामने उसका चाइल्डहुड फ्लैश होने लगा। एक बार वो फाइट से भाग गया था और मिडिल स्कूल में उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई थी। 2 लड़कियों ने उसे क्राई बेबी कहा था। स्कूल खत्म होने के बाद वो गेट के पास टहल रहा था, तभी शेन याओ बाहर आई और उसे देखकर रुक गई। उसने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वैंग चुप रहा। शेन याओ ने अज्यूम किया कि वो अम्ब्रेला भूल गया और अपनी अम्ब्रेला शेयर करने की ऑफर की।
वैंग ने मना किया पर शैनयाओ ने कहा कि बारिश में बिना अम्ब्रेला के वो भीग जाएगा। आखिर में वैंग मान गया। शैनयाओ ने उसके आर्म पर कट देखा और बैंडेज लगाया, फिर उस पर किस ब्लो किया ताकि जल्दी हील हो। उसी मूवमेंट में वैंग को शैनयाओ से प्यार हो गया। प्रेजेंट में वैंग पानी में जागा और रिवर के नीचे से एक लाइट दिखी। वो इतना डूब चुका था कि सरफेस तक नहीं पहुंच सकता था, तो उसने सोचा कि मरने से पहले लाइट चेक कर ले। नीचे जाकर उसे एक ग्लोइंग क्यूब दिखा और उसने उसे उठा लिया। क्यूब एक्टिवेट हुआ और उसके बॉडी में चला गया। वैंग को इंटेंस पेन हुआ और अगले ही मोमेंट में वो पानी से बाहर टेलीपोर्ट हो गया। एक वार्म होल से गुजरते हुए वो क्यूब के अंदर लैंड हुआ। जब वो जागा तो पैनिक करने लगा क्योंकि एक सेकंड पहले वो ड्राउन हो रहा था। उसे खुशी हुई कि वो अलाइव है, पर उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। तभी एक सिस्टम उसके सामने अपीयर हुआ और बोला कि वैंग 15 मीटर रेडियस में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। वैंग को टेलीपोर्टेशन पर बिलीव नहीं था, लेकिन अगले ही पल वो कैनाल के ऊपर स्काई में टेलीपोर्ट हो गया। वो फ्रीक आउट करने लगा कि कहीं गिर न जाए, पर वो फ्लोट कर रहा था। नीचे उसने सुनजिन को उसे पानी में ढूंढते देखा और उसे थोड़ा मजा आया, लेकिन फिर वो स्कूल में एक एम्प्टी क्लास में टेलीपोर्ट हो गया। अब उसे यकीन हो गया कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है। सिस्टम फिर बोला कि उसने टेलीपोर्टेशन एबिलिटी एक्टिवेट की है। वैंग को लगा कि वो क्रेजी हो रहा है, पर सिस्टम ने कहा कि वो उसकी बॉडी में है, हेड में नहीं। वैंग ने उसे बाहर निकलने को कहा, पर सिस्टम ने इग्नोर किया और वार्न किया कि कोई आ रहा है। एक स्टाफ मेंबर क्लासरूम की तरफ आ रहा था, लेकिन जब उसने डोर खोला तो सिर्फ पानी की एक पडल दिखी। वैंग अपने घर टेलीपोर्ट हो चुका था। उसने शावर लिया और शैनयाओ को कॉल किया कि वो ठीक है। शैनयाओ ने पूछा कि वो सेफ है या नहीं। उसने कहा कि सुनजिन हद से पार चला गया, उसे पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वैंग ने मना कर दिया। वो सुनजिन से बच निकला था और सुनजिन अब भी रिवर में उसे ढूंढ रहा होगा। वैंग ने शैनयाओ को रेस्ट करने को कहा और कॉल कट कर दिया। बेड पर लेटकर वो सिस्टम के बारे में सोचने लगा। सिस्टम फिर अपीयर हुआ और पूछा कि क्या वो काम हो गया। वैंग ने पूछा कि वो उसे क्यों फॉलो कर रहा है, तो सिस्टम ने कहा कि वो अब उसकी बॉडी का पार्ट है। फिर सिस्टम ने क्यूब एक्टिवेट किया और वैंग फिर से अंदर चला गया। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि ये वैंग की बॉडी से कनेक्टेड है, तो वैंग इससे कभी सेपरेट नहीं हो सकता। अब वो हेराड्रिक क्यूब यूनिवर्सल सिस्टम का यूजर है और सिस्टम चाहता है कि वैंग का ड्रीम पूरा हो और वो दुनिया पर रूल करे। वैंग के पैरों के नीचे से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है और धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है। वो थोड़ा लड़खड़ाता है और ऑलमोस्ट गिर ही जाता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल कर बिल्डिंग की लैच पर खड़ा हो जाता है। तभी एक मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है जो कहती है अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची है। वैंग जवाब देता है इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना है कि लोकेशन कैसे ट्रैक किया जाए। वॉइस कहती है कि तू वॉच रेस का यूज कर सकता है, जिससे तू क्लियरली सब कुछ देख पाएगा। वॉइस एक्सप्लेन करता है कि वैंग अब तक अपनी आईज से नहीं बल्कि लाइट से देख रहा था और वॉच रेस से वो 15 मीटर्स के अंदर की हर चीज को देख सकता है। वैंग थोड़ा फोकस करता है और ट्राई करता है उस मेथड को और फिर आसपास की चीजें क्लियरली दिखने लगती हैं। इसके बाद वो वापस उस क्यूब के पास जाता है, लेकिन अब उसकी बॉडी थक चुकी होती है। वो एक्सट्रीम टायर्ड फील करता है। एफर्ट इतना ज्यादा हो चुका होता है कि वो बेहोश हो जाता है। जब वैंग को होश आता है तो वो अपने घर पहुंच चुका होता है और खुद से कहता है ये पावर आसान नहीं है। फिर उसकी नजर उस छोटे के ऊपर जाती है और वो पूछता है तू आया कहाँ से। वॉइस जवाब देती है ये वही चीज है जो तुझे स्ट्रेंथ देगी और अगर तू मर गया तो मैं हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाऊंगा। तेरे जैसे वीक बॉडी के लिए यही बेस्ट चॉइस है। वैंग क्यूब को हाथ में लेता है और कॉन्फिडेंटली कहता है अब मेरे पास सुपर पावर्स हैं। फिर वो अपने पावर्स के बारे में कुछ जानकारी सर्च करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इतने में उसे शिन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आज रेस्ट कर लो, कल हम लंच पे चलेंगे। ये पढ़कर वैंग खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे जॉन वाली फाइट याद आती है और वो गुस्से में बोलता है अब मुझे कोई बुली नहीं कर सकता। पर उसके माइंड में ये भी सवाल आता है कि अब इन पावर्स को कैसे यूज किया जाए और इलेक्ट्रिक बोल्ट्स कैसे निकलेंगे। वॉइस फिर से एक्टिवेट होती है और बोलती है सिस्टम में अपग्रेड फंक्शन है जो तेरी एबिलिटी को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहेंगे, लेकिन उन फंक्शन को अनलॉक करने के लिए तुझे स्टोन चाहिए, जो दुनिया का बेस्ट मटेरियल है। वॉइस एक्सप्लेन करती है कि हर ऑर्डिनरी स्टोन में कुछ एनर्जी होती है, लेकिन क्यूब स्टोन में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वॉइस उसे घर पे मौजूद कुछ स्टोन के एग्जाम्पल देती है और बताती है कि नियर बाई में एक और स्टोन है जो उसे रिचार्ज कर सकता है। वैंग जल्दी से तैयार होता है और अपने पावर से टेलीपोर्ट करता है उस स्टोन को ढूंढने के लिए। वहां पहुंचकर वो कहता है अब मुझे बस शैन को क्रिमिनल से बचाना है। उसे फिर सुनजुन की हरकतें याद आती है और वो वॉइस से पूछता है स्टोन कहाँ है। वॉइस कहती है कि तुझे वॉच रेस की आदत डालनी पड़ेगी सर्विलेंस के लिए। वैंग वॉच रेस को एक्टिवेट करता है और जल्दी से उस स्टोन को लोकेट कर लेता है। उसे देखकर वैंग सोचता है कि वो तो एक नॉर्मल स्टोन जैसा लग रहा है और फिर वॉइस से पूछता है अब क्या करें। वॉइस इंस्ट्रक्ट करती है कि स्टोन को क्यूब के अंदर वाले गैप में इंसर्ट करना होगा। वैंग टेलीपोर्ट करता है उस बड़े क्यूब तक और जैसे ही वो स्टोन को इनर गैप में रखता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक बोल्ट्स घूमने लगते हैं और उसकी स्ट्रेंथ भी तेजी से बढ़ जाती है। वो फिर घर लौटता है, लेकिन अब बहुत लेट उठता है और स्कूल के लिए भागता है। नेक्स्ट सीन में हम पहुंचते हैं स्कूल, जहाँ शैन गुस्से में पूछती है कल फोन क्यों बंद कर दिया था। फिर थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर कहती है अब तू ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वैंग उसकी तरफ देखकर बोलता है थैंक यू शैन। शैन पूछती है थैंक यू किस बात का। वैंग हंसते हुए कहता है थैंक यू फॉर लविंग मी। और ये सुनकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। तभी नॉर्थन गैंग अंदर आती है सुनजुन के साथ और वो लोग एक लड़के को पीटना शुरू कर देते हैं। सुनजुन उस लड़के को कहता है क्लासरूम से बाहर निकल। शैन वैंग से पूछती है संजन स्कूल के अंदर कैसे आ गया। वैंग बोलता है कि टेंशन मत ले और तुम अपनी जगह पर रहो। संजन फिर क्लास के बीच आता है और वैंग के बारे में पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। सब स्टूडेंट वैंग की तरफ देखने लगते हैं जो बुक के पीछे छुपा
होता है। शैन संजन को रोकते हुए कहती है कि वैंग को हर्ट मत करना और फिर कभी डिस्टर्ब मत करना। संजन थोड़ा और पास आता है और शैन से कहता है तू हमें कंपेयर मत कर, वैंग तो बस एक कावर्ड है। वैंग फिर आगे आता है और शैन को कहता है डोंट वरी, मुझे इसे हैंडल करने दो। संजन गुस्से में आकर वैंग को पकड़ता है और कहता है जब मैं बोल रहा हूँ तू कैसे बोल सकता है। वैंग उसका हाथ पकड़ता है और जोर से दबाकर कहता है यहाँ से निकल जा और फिर कभी शैन को परेशान मत करना। तभी टीचर अंदर आता है और गुस्से में कहता है अगर तुम लोग फाइट करोगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। संजन फिर वैंग से कहता है कि 5 बजे बास्केटबॉल कोर्ट पे मिलना वरना शैन को नुकसान होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। शैन पूछती है कि संजन ने क्या कहा। वैंग जवाब देता है कि उसने कहा कि अब वो यहाँ नहीं आएगा। सीन अब संजन की तरफ शिफ्ट होता है जो सोच रहा होता है कि वैंग इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। तभी उसका एक दोस्त आता है और कहता है बास्केटबॉल कोर्ट में सब रेडी है। वैंग कोर्ट पहुंचता है और पूछता है कि संजन कहाँ है। संजन की गैंग उसे देखकर हंसने लगती है। संजन गैंग से कहता है कि वैंग को बुली मत करना वरना लोग गलत समझेंगे। फिर वो एक गैंग मेंबर को कहता है डोर वॉच कर और वैंग से कहता है कल तो तू बच गया पर आज नहीं बचेगा। वैंग वॉइस से पूछता है इन फाइटर्स की पावर कितनी है। वॉइस कहती है अगर तू सबसे एक साथ लड़ेगा तो तेरी सक्सेस रेट सिर्फ 20% है। अब संजन और उसका पूरा गैंग वैंग के सामने खड़ा होता है। वैंग संजन से कहता है अगर तू इतना स्ट्रॉन्ग है तो अकेले फाइट कर, अपने गैंग के पीछे क्यों छुपा हुआ है। यह सुनकर संजन बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी उसका एक गैंग मेंबर चियांग बोलता है मैं लड़ूंगा और वो वैंग की तरफ बढ़ता है। चियांग एक बास्केटबॉल उठाकर वैंग पर फेंकता है लेकिन वैंग बड़ी आसानी से उसे डॉच कर लेता है। फिर चियांग कुछ पंचेस मारने की कोशिश करता है लेकिन एक भी वैंग को लग नहीं पाता। इस दौरान शैन बार बार वैंग को कॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। दूसरी तरफ वैंग और चियांग की फाइट इंटेंस होती जा रही थी और दोनों के चेहरे पर एग्जॉशन साफ दिख रही थी। संजन ने चियांग को वार्न किया कि वैंग के ट्रैप में मत फंसना और अब डायरेक्ट पंच मार। चियांग ने फिर कुछ हैवी पंचेस मारे लेकिन वैंग ने उसका पैर पकड़ लिया और एक जबरदस्त पंच मारा जिससे वो सीधा दीवार से जा टकराया। सभी लोग शॉक्ड रह गए। वैंग ने संजन को देखा और कहा अब तेरी बारी है, जिससे संजन हंसने लगा और बोला मैंने तेरे जैसे बहुत देखे हैं। फिर उसने अपनी गैंग को ऑर्डर दिया चलो अब एक साथ इस पर टूट पड़ो और दिखाओ अपनी ताकत। गैंग के मेंबर वैंग की तरफ दौड़े और उस पर पंचेस बरसाने लगे। वैंग ने कुछ हिट्स ब्लॉक किए लेकिन इतने सारे लोगों के बीच वो कुछ ब्लोस खाने से नहीं बच पाया। संजन ने फिर वार्निंग दी मुझसे ज्यादा क्लोज मत आना। तभी उसका एक गैंग मेंबर पीछे से वैंग के पास आया और कुछ प्रोवोक करने लगा लेकिन वैंग पीछे नहीं हटा। उसने तेजी से किक मारी और उसे उड़ाकर दूर फेंक दिया। संजन गुस्से में बोला अगर इसे अभी नहीं मारा तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम करेगा, सब फिर से इस पर टूट पड़ो। गैंग फिर से चार्ज करता है और वैंग भागने की कोशिश करता है। वो 2 गैंग मेंबर्स को एक साथ गिरा देता है। तभी वॉइस उसे अलर्ट करता है कि पीछे से अटैक आने वाला है और अचानक एक पीछे से आता है, दूसरा उसे जोरदार किक मारता है जिससे वैंग ग्राउंड पर गिर जाता है। संजन इस पल को एंजॉय करता है लेकिन वैंग फिर से खड़ा होता है और कहता है तुम सब बंच ऑफ ट्रैश हो। संजन अपने गैंग को पुश करता है। वैंग कई पंचेस खाता है लेकिन कोई असर नहीं होता। वो एक मेंबर को पकड़ता है, उसे घुमाता है और सीधा संजन पर फेंक देता है। अब संजन का फेस डर से भर जाता है क्योंकि वैंग ने पूरे गैंग को अकेले हैंडल कर लिया था। वैंग उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और वॉइस उसे बताता है तेरी एनर्जी अब कुछ भी नहीं बची है। वैंग कहता है कि मुझे पता है लेकिन मुझे इसे ये साबित करना है कि वो कितना बेकार है ताकि ये मुझे दोबारा परेशान करने की गलती ना करे। तभी एक और गैंग आता है जिसे ह्योंग लीड कर रहा होता है। वो संजन से कहता है तू एक गैंग का लीडर है और खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता, बेटर है तू लड़की की तरह रो ले। वैंग बोलता है मैं इस मैच में नहीं पढ़ना चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि शैन को और परेशान ना किया जाए। ह्योंग उसे टोकता है जब समझदार लोग बोल रहे हो तो तुझे चुप रहना चाहिए। फिर वो संजन से कहता है अब तुझे दिखाता हूँ फाइट कैसे करते हैं और उनकी गैंग भी वैंग पर अटैक कर देती है। वॉइस अब वैंग को सजेस्ट करता है तुझे रिट्रीट करना चाहिए, तेरी एनर्जी काफी लो है। वैंग जल्दी से भागता है और जब बाकी लोग उसका पीछा करते हैं वो अपनी पावर से खुद को हाइड करता है और लाइट बंद कर देता है। फिर वो अचानक पीछे से ह्योंग पर अटैक करता है और धीरे धीरे बाकी गैंग मेंबर्स को भी गिरा देता है। जब एक मेंबर लाइट ऑन करने जाता है तो देखता है कि वैंग ने पूरे गैंग को अकेले ही हरा दिया। संजन और वैंग को देखकर सोच में पड़ जाता है कि उसके पास इतनी पावर आई कहां से। तभी प्रिंसिपल जिम के पास शिन के साथ आता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। शैन प्रिंसिपल से कहती है कि मेरा फ्रेंड अंदर फंसा है। वैंग सोचता है कि प्रिंसिपल का आना थोड़ा खराब हुआ। तभी संजन भागने की कोशिश करता है लेकिन वैंग उसे रोकता है और कहता है कि भाग रहा है, हिम्मत कैसे हुई तेरी। संजन गिड़गिड़ाता है कि मैं फिर कभी तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वैंग कहता है कि अगर तू सच बोल रहा है तो प्रूव कर कि तू सच में बदल गया है। जब प्रिंसिपल दरवाजा खोलता है तो अंदर संजन वैंग को मार रहा होता है और अब उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। वैंग लेक के पास जाता है और सोचता है ये लेक मेरी सर्च में हेल्प कर सकती है। फिर वो अपनी पावर यूज करता है और स्टोन की डायरेक्शन को सेंस करता है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है फ्लैश लाइट ऑन करता है और सर्च शुरू करता है। वॉइस कहता है कि स्टोन बिल्कुल तेरे सामने है। वैंग भी मानता है कि वो बहुत क्लोज है लेकिन रिएक्शन फिर भी वीक है। वो पूछता है कि दूसरा रास्ता क्यों नहीं मिल रहा और फिर एक जोरदार पंच से केव पर वार करता है। फिर हवा को फील करते हुए सोचता है अगर हवा अंदर जा रही है तो कोई एंट्रेंस जरूर होगा। अब वो डिसाइड करता है कि अब उसे अपनी पावर यूज करके अंदर जाना चाहिए और आगे बढ़ता है लेकिन एक बड़े रॉक से ऑलमोस्ट गिर ही जाता है। उसका फ्लैश लाइट नीचे गिर जाता है तो वो अपना फोन यूज करता है पिक्स लेने के लिए और कहता है दिस इज इट। लेकिन अब उसे नीचे जाने का रास्ता ढूंढना था। तभी अचानक उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी स्नेक आ जाती है जो उसे ऑलमोस्ट खा ही जाती है लेकिन वैंग क्विकली छुप जाता है बिना स्नेक को दिखे और फिर कॉशियसली स्टोन की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर
उसे कोई जगह नहीं दिखती खड़े होने के लिए। वो सोचता है कि अगर उसने पावर का यूज किया तो शायद पानी में गिर सकता है और मर भी सकता है। फिर से वही स्नेक उसके पीछे आ जाती है और उसे फिर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वैंग वैनिश हो जाता है। फिर वो अपने आप को एक रोप में बांधता है ताकि स्टोन तक पहुंच सके। वॉइस उसे बताता है कि वहाँ आगे लगभग 12 स्टोन है। वैंग कहता है कि अगर वो इनका सही यूज करे तो वो सुपरमैन जैसा बन सकता है। फिर वो पहला स्टोन उठा लेता है और सेकंड को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है। अब उसे पावर यूज करनी पड़ती है उसे ढूंढने के लिए। पावर एक्टिवेट करते ही उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसके बगल में फिर से वही बड़ी स्नेक होती है। वैंग उस स्नेक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर नहीं जा पाता। स्नेक फिर से उस पर जंप करती है और ऑलमोस्ट निकल लेती है, लेकिन वैंग फिर से बच निकलता है। स्नेक हवा में उसे चेस करती है, लेकिन फिर भी वो पानी में गिर जाती है। वैंग रोप से खींच लिया जाता है, लेकिन रोप टूट जाती है और वैंग भी पानी में गिर जाता है, जहाँ स्नेक फिर से उसे अटैक करती है। वैंग बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन स्नेक उसे रैप कर देती है और कंट्रोल करने लगती है। वैंग सोचता है कि काश वो कहीं और जा सकता। वॉइस उसे कहता है कि उसे स्नेक के साथ उस बड़े स्क्वायर में नहीं जाना चाहिए। स्नेक फिर से वैंग पर हमला करती है, लेकिन वैंग अपने डिगिंग टूल से उसे स्टैब करता है और किसी तरह खुद को बचा लेता है और स्क्वायर की तरफ भागता है। लेकिन उसे दुख होता है कि उसका आखिरी स्टोन खो गया। वॉइस उसे बताता है कि उसने ऑलरेडी 11 स्टोन गैदर कर लिए हैं और अब वो बाकी स्टोन्स को भी गैदर कर सकता है। वॉइस समझाता है कि स्टोन 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, एक इनिशियल स्टेज और एक मीडियम लेवल, जिसमें 3 लेवल होते हैं। हर 3 स्टोन मिलकर एक बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड स्टोन बनाते हैं जो बिगनर स्टोन से काफी बेटर होता है और स्पेशल प्रॉपर्टीज भी रखता है। फिर वॉइस वैंग से पूछता है कि क्या वो ये स्टोन कलेक्ट करना चाहता है। वैंग बोलता है कि ऑफ कोर्स, लेकिन जब वॉइस कहता है कि ये प्रोसेस 100 घंटे लेगा तो वैंग को गुस्सा आ जाता है। वॉइस सजेस्ट करता है कि वो 9 स्टोन को सिलेक्ट करे और बाकी को अभी यूज कर ले। वैंग फिर 2 स्टोन को यूज करता है स्नेक से फाइट करने के लिए। फिर वो वापस स्नेक वाली जगह पर जाता है और उसे अटैक करता है। वो अपनी पावर यूज करता है और कई पंचेस से स्नेक को फाइनली डिफीट कर देता है। इसके बाद वो पानी के अंदर जाकर लास्ट स्टोन को भी ढूंढ लेता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि ये बहुत अमेजिंग है और अब वो सोच रहा है इसको कैसे यूज करे। अब सीन शिफ्ट होता है योंग और सॉन्ग की तरफ, जो अपने हेडक्वार्टर्स में अल्कोहल पी रहे हैं और वैंग से बदला लेने का प्लान बना रहे हैं। योंग कहता है कि उसने सुना है कि यान लू फिर से लौट आया है, जिसे सुनकर जून शॉक्ड हो जाता है। जून पूछता है कि क्या तुम सच में लू को कहोगे कि वो वैंग को मार दे, आर यू क्रेजी। लेकिन क्योंग कहता है कि लू के बहुत एनिमीज हैं और उनमें सबसे डेंजरस है एक आदमी जिसका नाम है कॉन्ग, और हम यान लुओ की शॉर्ट चुरा कर वैंग को मार देंगे। अब वैंग और शैन फिर से मिलते हैं, गार्डन में वॉक करते हैं। शैन वैंग से कहती है आई थिंक तुम काफी बदल चुके हो, तुम्हारे अंदर कुछ स्ट्रेंज स्ट्रेंथ है। वैंग शैन से कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें किसी भी डेंजर में नहीं डालूंगा। शैन कहती है मैं तुम्हें अकेले प्रॉब्लम फेस करने नहीं दूंगी, और वैंग बोलता है हम अपना फ्यूचर साथ में फेस करेंगे। फिर वो दोनों मजे करते हैं और अपना दिन एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक टेबल पर बैठते हैं ड्रिंक्स के लिए। शैन कहती है कि लेट्स प्ले अ गेम। वो एक कैंडी अपने किसी हाथ में छुपा लेती है और वैंग से पूछती है कि बताओ कैंडी किस हाथ में है। वैंग अपने विचक्राफ्ट पावर से हर बार सही गैस करता है और कैंडी वाला हैंड चूज करता है। धीरे धीरे कैंडी भी बैग से खत्म हो जाती है। शैन शॉक हो जाती है कि वैंग हर बार कैसे सही गैस कर सकता है और पूछती है तुम हर बार सही हैंड कैसे चूज कर लेते हो। वैंग ने उसे बताया कि उसकी इलेक्ट्रिक सेंस है, लेकिन शैन ने उसे गुस्से में देखा क्योंकि उसे यकीन नहीं हुआ। वैंग ने मजाक किया कि वो देख सकता है जब वो कैंडी रखती है और बोला कि उसे अपने हाथ पीछे करके छुपाना चाहिए। शैन ने कहा तुमने सब कुछ पता कर लिया, और फिर बोलती है कि उसे लगता है कि वैंग अभी भी कुछ छुपा रहा है। वैंग ने शैन को एक हरे रंग का स्टोन दिया और बोला कि ये उसके लिए है। शैन उस स्टोन की खूबसूरती देखकर चौंक गई। उसने पूछा कि उसे ये कहाँ से मिला, तो वैंग ने बोला कि उसे ये पानी में मिला था। अगले दिन वैंग शैन का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी टाइम बीत गया और शैन नहीं आई। फिर उसने उसे फोन किया, लेकिन शैन ने आंसर नहीं किया। उसे पता चला कि उसके घर पर कुछ इंसिडेंट हुआ है और वो तुरंत उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। वैंग ने वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स और पुलिस देखे और शैन की मॉम को पुलिस को बताते हुए सुना कि शैन का किडनैपिंग हो गया है। इसके बाद वैंग खुद से पूछने लगा कि ये सब किसने किया। तभी उसे वहाँ जून दिखा और वो उसके पास गया। वैंग ने जून से पूछा तू इतना परेशान क्यों लग रहा है। फिर उसने दोबारा बोला क्या तू मुझे कुछ बताना चाहता है। ये सुनकर जून घबरा गया। वैंग ने फिर अपनी पावर यूज करके जून को डराया और बोला कि उसका मूड आज बहुत खराब है और पूछा क्या तू पिटना चाहता है। जून डर गया और बोला कि वो सब कुछ बता देगा। अब सीन शिफ्ट होता है यान लू की तरफ, जो ह्योंग को पनिश कर रहा था। यान लू ने बोला कि उसे झूठ और एक्सप्लॉयटेशन से नफरत है, लेकिन अगर शिकोबा को हटाने का सिर्फ एक ही चांस है तो वो उस चांस को लेना चाहता है। ये प्लान जून का था और इसी वजह से वो मानता था कि ह्योंग को उसकी झूठ बोलने की पनिशमेंट बहुत खराब मिलेगी। ह्योंग रोते हुए यान लू से माफी मांगता है, लेकिन यान लू उसे चुप रहने को कहता है और बोलता है अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो। फिर वो एक बैट से बॉल मारने के लिए तैयार होता है। इसके बाद यान लू शैन के पास आता है और बोलता है अब तुमने मेरे गुस्से का रिजल्ट देख लिया है, तो जब मैं कुछ पूछूं तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। उसने शैन से पूछा कि उसका शीको से क्या रिश्ता है। शैन ने जवाब दिया मैं उस नाम का कोई इंसान नहीं जानती। फिर यान लू ने उसे एक फोटो दिखाया और बोला कि वो झूठ ना बोले, लेकिन शैन ने इंसिस्ट किया कि मैं सच में उसे नहीं जानती। यान लू ने उसका गला पकड़ लिया और बोला कि अगर उसे अपनी मेमोरी वापस चाहिए तो अब वो उसे मारने वाला है। तभी उसका असिस्टेंट आया और उसे रोकने को कहा। असिस्टेंट ने यान लू को बताया कि उसे लगता है कि ये लड़की शीको के बारे में बहुत कुछ जानती है और शीको इस लड़की की बहुत परवाह करता है, लेकिन यान लू ने इसे नॉनसेंस बताया और कहा कि उसने इस लड़की को सिर्फ एक बेट की तरह बांधा है। असिस्टेंट ने फिर जोर देते हुए कहा कि शीको वाकई में इस लड़की की केयर करता है और वो अब
अब तक इसलिए नहीं आया क्योंकि ये लड़की सिंपल नहीं है और कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट छिपा रही है। उसने यान लू को बताया कि शायद चैन के पास एक ऐसा कोई सीक्रेट है जो शीको को मारने में उसकी मदद कर सकता है और अगर वो शीको को यहाँ ल्योर करते हैं तो उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। यान लू ने जवाब दिया कि मैंने शीको को मारने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं। असिस्टेंट ने बताया कि भले ही किलर्स प्रोफेशनल हैं लेकिन किसी को भी शीको की रियल पावर नहीं पता। उसने यान लू को कहा कि कोई भी नहीं जानता कि जीत किसकी होगी और हार किसकी, लेकिन अगर तुमने उस लड़की को मार दिया तो शीको बहुत गुस्से में आकर पागल हो जाएगा। यान लू ने कहा कि उसे लगता है कि शैन को वैसे ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। असिस्टेंट ने शैन का मुंह बंद किया और कहा कि अब तुम हमारे साथ रहोगी और तुम्हें बात करनी पड़ेगी क्योंकि अगली बार वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अब हम वापस बैंक की तरफ आते हैं जो बहुत गुस्से में था और उसने जून से पूछा कि क्या शैन का किडनैप होना योंग को पनिश करने की वजह से हुआ है। जून ने जवाब दिया हाँ ऐसा ही हुआ है, ये सब तुम्हें डील करने के लिए है। फिर जून ने बैंक से पूछा कि क्या तुम यान लू को जानते हो। बैंक ने कहा नहीं मैं उसे नहीं जानता। तब जून ने बताया कि यान लू एक बड़ी गैंग फैमिली से है और उसका प्रॉब्लम है नीलिंग बैटल। जून ने समझाया कि कैसे यान लू को बड़े बड़े गैंगस्टर्स के बेटों ने मारा था और बाद में एक गैंगस्टर अपने बेटे के साथ आया और यान लू के सामने घुटनों पर बैठ गया। यान लू अपनी कार में चला गया लेकिन वो दोनों वहीं घुटनों पर बैठे रहे। इसी वजह से इस बैटल को नीलिंग बैटल कहा जाता है और उस स्ट्रीट का नाम भी इसी पर पड़ा। बैंक शॉक्ड हो गया और उसने पूछा शीको के बारे में क्या। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि शीको को ल्योर करने के लिए यान लू क्यों शैन को किडनैप करेगा। जून ने बैंक को याद दिलाया कि जब हाई स्कूल में शैन का एक्सीडेंट हुआ था तब उसे बचाने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि शीको था। जून ने बताया कि बहुत सारे लोग शीको को पाना चाहते हैं लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। जब शीको गायब हुआ और वापस आया तो उसने यान लू की उंगली तोड़ दी क्योंकि वो बदला लेना चाहता था। उसके बाद यान फैमिली ने यान लू को छोड़ दिया जिससे यान लू बहुत गुस्से में आ गया और उसने उसी समय शीको से बदला लेने की कसम खा ली और उसे ढूंढना शुरू कर दिया बिना कोई प्रूफ छोड़े। वैंग ने कहा मुझे तो ये सब बातें जैसी लगती हैं। जून ने जवाब दिया तुम्हें लग सकती हैं लेकिन हमारे लिए ये सच है और बताया कि तुम गलत लोगों पर गुस्सा कर रहे हो और इसी वजह से तुम मारे जाओगे। वैंग ने कहा कि वो लोग यान लू को पकड़ लेंगे और उसको शक है कि ये सब ह्योंग की वजह से हुआ है क्योंकि उसने यान लू से झूठ बोला है कि शैन और शीको का कोई रिलेशनशिप है। जून ने कहा ह्योंग बहुत ही जल्दी में डिसीजन लेता है और मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता इस स्टोरी में, इसलिए मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन यान लू उनका मुकाबला नहीं है और शायद अब ह्योंग खुद को पनिश कर रहा है। वैंग ने शैन की लोकेशन की तरफ मूव किया और वॉइस से पूछा क्या तुम श्योर हो कि शैन यहीं है। वॉइस ने जवाब दिया कि ऑफ कोर्स वो ऊपर है और बताया कि उसने उस स्टोन की हेल्प से उसकी लोकेशन पिन पॉइंट की है जो वैंग ने शैन को दिया था। अब हम स्विच करते हैं यान लू की तरफ जिसने अपने असिस्टेंट से कहा कि तुम सोचते हो इतनी प्लानिंग के बाद मैं शीको को पकड़ने में फेल हो जाऊंगा। असिस्टेंट ने जवाब दिया कि मिस्टर शैन के साथ अलायंस के बाद अगर वो शीको को नहीं पकड़ सके तो वो पीसफुली नहीं निकल पाएगा। यान लू ने कहा तुम बहुत नाइव हो, इतना सब करने के बाद मैं उसे जाने नहीं दूंगा। शैन ने मेंशन किया कि उसने किसी से कोई कोलैबोरेशन नहीं किया और वो भी बदला लेने आया है, जिससे यान लू हंस पड़ा। शैन के असिस्टेंट ने कहा मिस्टर शैन हमेशा ऐसे ही बोलते हैं और शैन ने कहा मेरी भी बाउंड्रीज हैं। यान लू हंसते हुए बोला अब मैं शीको को खत्म करने वाला हूँ तो जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन यान लू का असिस्टेंट अंदर ही अंदर सोचता है कि यान लू बहुत एरोगेंट है और ये सब सिर्फ बदले के लिए कर रहा है। अब हम फिर से बैंक की तरफ आते हैं जो शैन को ढूंढना शुरू करता है और वॉइस उसे बताता है कि उसके आसपास 7 लोग डिटेक्ट हुए हैं। इससे बैंक फ्यूरियस हो जाता है और वॉइस से पूछता है हाई लेवल स्टोन का डाउनलोड पूरा हुआ क्या। वॉइस ने जवाब दिया कि सिर्फ 3 मिनट और बाकी है। अब हम स्विच करते हैं एक गार्ड की तरफ जो यान लू को रिपोर्ट करता है कि वहाँ कोई अजीब सा आदमी है। यान लू इंटरकॉम पर गार्ड से कहता है अगर उसे देखो तो मार दो ताकि वो हमारे काम में इंटरप्शन न करे। बैंक बिल्डिंग पर चढ़ता है और डोर लॉक करने की कोशिश करता है। तभी एक गार्ड उसे रोकते हुए कहता है हे बॉय तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, इस डोर को खोलने की कोशिश मत करो क्योंकि ये स्पिरिचुअल फोर्स से सील है। अगर ये तुम्हारे ऊपर रिएक्ट कर गया तो तुम्हारा शरीर खून के छेदों में बदल जाएगा। वॉइस ने वैंग को बताया कि एनिमी का फाइटिंग पावर 52% है जबकि उसकी सिर्फ 50% है। वैंग ने गार्ड से कहा मुझे कीज चाहिए। गार्ड ने जवाब दिया मुझे लगता है कि तुम अपनी मौत खुद बुला रहे हो और बताया कि जो भी इस बिल्डिंग पर चढ़ता है उसे वहीं मार दिया जाता है। वैंग ने उस गार्ड को पकड़ लिया और कहा तुम्हें की देनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी फ्रेंड को बचा सकूं। गार्ड ने वैंग से कहा तो फिर एंटर करने के लिए फ्री फील करो। चलो अब यान लू की तरफ चलते हैं। जैसे ही यान लू उस रूम में एंटर करता है जहाँ शैन होती है वो कहता है कि वो टीवी ऑन करे ताकि उसे बोर फील ना हो। फिर वो टीवी पर कैमरा चला देता है और शैन से पूछता है अब बताओ ये लड़का कौन से फ्लोर तक पहुंचेगा। फिर हम वापस वैंग की तरफ आते हैं जो गार्ड का सामना कर रहा होता है। गार्ड वैंग पर पंच फेंकता है लेकिन वैंग उसे डॉज कर लेता है और काउंटर अटैक करता है लेकिन गार्ड पर कोई असर नहीं होता। फिर दोनों के बीच पंचेस एक्सचेंज होते हैं और थोड़ी देर बाद वैंग एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है और फिर जल्दी से दूसरा पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है और गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड वैंग को ग्राउंड पर गिरा देता है और उस पर स्टॉर्म करने की कोशिश करता है लेकिन वैंग टाइम रहते बच जाता है। फिर गार्ड फिर से पास आता है और उस पर पंचेस फेंकता है लेकिन वैंग अपनी स्पीड से उन्हें ब्लॉक और इवेट कर लेता है। वैंग अपने आप से सोचता है कि उसे गार्ड की वीक पॉइंट ढूंढनी होगी। फिर वो फिर से गार्ड के अटैक को डॉज करता है और एक स्ट्रॉन्ग किक मारता है जिससे गार्ड दीवार से टकरा जाता है लेकिन वो फिर से पीछे नहीं हटता। वो फिर से वैंग पर अटैक करता है और वैंग उसके अटैक को डॉज करते हुए एक और पंच मारता है। इस बार वैंग ने अपने अंदर की हिडन पावर एक्टिवेट की जिससे एक हैमर प्रकट होता है और वो उससे गार्ड को जमीन पर गिरा देता है। वैंग कहता है आई नो ये बॉक्सिंग के रूल के खिलाफ है बट ये कोई रियल मैच थोड़ी ना है। इसके बाद वैंग की उठाता है, डोर खोलता है और ऊपर क्लाइंब करता है लेकिन तभी वॉइस उसे वार्न
करता है कि केयरफुल रहना और वैंग टाइम पर ट्रैप को अवॉइड कर लेता है, लेकिन वो अगला स्ट्राइक अवॉइड नहीं कर पाता और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब एक और गार्ड वैंग से पूछता है, तूने पैब्लो को कैसे हरा दिया? वैंग जवाब देता है, उसने ऑलमोस्ट मुझे मार ही डाला था। गार्ड कहता है, ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगा, और फिर ऊपर चढ़ जाता है वैंग को वहीं छोड़कर। वैंग फिर से सीढ़ियों में चढ़ता है और वॉइस उसे बताता है कि गार्ड की पावर 75% है, जिससे वैंग गुस्से में आ जाता है। वैंग कहता है, आई विल टेक हिम डाउन। वो गार्ड के पास जाता है और चिल्लाता है, बाहर आओ और मुझसे लड़ो। गार्ड पीछे से अपीयर होता है और सोचता है कि वो वैंग को मारना नहीं चाहता ताकि उसकी तलवार गंदी ना हो। वो डिसअपियर और रीअपियर होता है और अपने आप से कहता है, पर मैं तुम्हें पैसों के लिए जरूर मारूंगा। गार्ड वैंग पर कई नाइफ स्ट्राइक करता है, लेकिन वैंग हर बार डॉज कर लेता है। फिर गार्ड नाइफ को वैंग की तरफ फेंकता है, लेकिन वैंग उसे भी डॉज कर लेता है। गार्ड फिर नाइफ को वापस अपनी ओर घुमा देता है ताकि वो फिर से वैंग की ओर जाए, लेकिन वैंग उसे भी डॉज कर लेता है और फिर से हवा में जंप करता है और गार्ड पर जोरदार स्ट्राइक करता है। फिर वो एक पावरफुल किक मारता है जिससे गार्ड पीछे गिर जाता है और वो वैंग की स्ट्रेंथ देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन गार्ड डिसअपियर होकर कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, और बोलता है, यू कांट सी मी। उसे याद आता है जब उसका मास्टर उसे एक डेंजर भरे रूम में फेंक देता है, जिससे वो अपनी हिडन पावर को पहचान पाता है। फिर वो वांग के पास आता है, ये सोचते हुए कि कोई उसे हरा नहीं सकता। वो पीछे से वांग पर अटैक करता है, लेकिन वांग उसे एक जोरदार स्लैप मारता है जिससे वो पीछे गिर जाता है। फिर गार्ड वापस वांग पर मल्टीपल स्ट्राइक्स करता है, जिससे वांग को इंजरीज हो जाती हैं, और जब वो उसे पीछे से स्टैब करने की कोशिश करता है, वांग अपनी पावर से एक लार्ज बैट मैनिफेस्ट करता है और उससे गार्ड को इतनी जोरदार हिट करता है कि वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अब हम दूसरे गार्ड्स की तरफ स्विच करते हैं। उनमें से एक कहता है, चादा भी पाब्लो की तरह गिर गया। एक फीमेल गार्ड कहती है, मुझे लगता है ये फाइटर बहुत ही पावरफुल है। बाकी गार्ड्स कहते हैं, उसने 2 ऐसे फाइटर्स को हराया है जिनके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज थी, लेकिन अगर वो बियोवुल्फ का सामना करता है तो मुझे लगता है वो 10 मिनट में हार जाएगा। फीमेल गार्ड कहती है, तो चिंता की कोई बात नहीं, चलो अपना रिवॉर्ड लेते हैं और घर चलते हैं। गार्ड रिप्लाई करता है, बट अगर उल्टा हो गया? तो फीमेल गार्ड बोलती है, तो मुझे लगता है कि यह मजेदार होगा, है ना? अब हम वापस वैंग की तरफ आते हैं जो बियोवुल्फ का सामना कर रहा होता है। वांग एक पावरफुल स्ट्राइक से बियोवुल्फ पर अटैक करता है, लेकिन बियोवुल्फ उसे ब्लॉक कर लेता है और वांग को पकड़कर एक जोरदार हिट मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। बियोवुल्फ कहता है, तू मेरी हिट्स खाने के बाद भी चल फिर रहा है, तो अब मुझे अपने नेक्स्ट ब्लोज और ज्यादा पावरफुल बनाने होंगे। फिर बियोवुल्फ वांग को पकड़ता है और उसे जोर से चोक करता है, कहते हुए, आई कोई भी मेरी पकड़ से बच नहीं सकता। वांग अपने हाथ में छिपा हुआ नाइफ दिखाता है और बियोवुल्फ को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन बियोवुल्फ उसका हाथ रोक लेता है। लेकिन वांग हार नहीं मानता, वो नाइफ को दूसरी हैंड में स्विच करता है और बियोवुल्फ को चोट पहुंचाकर खुद को चोक होल्ड से आजाद करता है। इसके बाद वांग एक पंच मारता है, लेकिन बियोवुल्फ पर उसका कोई असर नहीं होता और उल्टा वांग खुद ही हर्ट हो जाता है बियोवुल्फ की स्ट्रेंथ से। बियोवुल्फ वांग से कहता है, यही फर्क है हम दोनों में, तेरे पास छोटी मोटी ट्रिक्स हैं और मेरे पास एब्सोल्यूट पावर। बियोवुल्फ ने वांग पर एक जोरदार पंच मारा, लेकिन वांग ने उसे इवेड कर लिया। फिर भी बियोवुल्फ के उस पावरफुल स्ट्राइक से पूरी जगह हिल गई और चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो गया। बियोवुल्फ ने एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा वांग की तरफ फेंका, लेकिन वो भी मिस हो गया। इसके बाद वांग को एक जोरदार किक लगी जिससे वो गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद बियोवुल्फ ने उसे पकड़ लिया और जोर से जमीन पर स्लैम कर दिया। फिर उसने वांग पर स्टॉम्प करने की कोशिश की, लेकिन वांग जल्दी से साइड हट गया। वांग फिर से खड़ा हुआ और बोला, मैं शेन को किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। उसने बियोवुल्फ पर पंच करने की कोशिश की, लेकिन बियोवुल्फ ने उसका पंच ब्लॉक कर लिया। इसके बाद बियोवुल्फ ने वांग का आर्म तोड़ दिया और लगातार पंचेस मारते हुए उसे दीवार से जोर से टकरा दिया। फिर उसने एक और स्ट्रॉन्ग ब्लो मारा जिससे वांग नीचे गिर गया। उस मिस्टीरियस वॉइस ने वांग से कहा कि उसकी पावर अब फुली एक्टिवेट हो चुकी है और उसका लेवल भी बढ़ चुका है। अब उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ के साइंस दिखने लगे थे। वांग फिर से उठा और बियोवुल्फ से बोला, थैंक्स यार, तूने मेरी मसल्स को अनलीश करवा दिया। बियोवुल्फ ने जवाब दिया, रियल फाइटिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए। वांग ने उसे जवाब दिया, तू बहुत बोलता है, अब मैं तुझे चुप कराऊंगा, अब मेरी बारी है हमला करने की। बियोवुल्फ ने फिर वांग पर हमला किया, लेकिन इस बार वांग ने उसे मल्टीपल स्ट्रॉन्ग पंचेस मारे। हालांकि वांग के मुंह से ब्लड निकलने लगा और उसने कहा, आई थिंक मेरे अंदर से एनर्जी एक्सप्लोड होने वाली है। वो वॉइस वांग को बताता है कि सिस्टम उसकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहा है और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बियोवुल्फ बोलता है, तू बहुत बोलता है, मैं अभी तेरे पंचेस से रिकवर भी नहीं हुआ और तू फिर रेडी है। अब बियोवुल्फ को गुस्सा आने लगा था। उसने फिर से वांग पर स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन वांग ने उसका पंच ब्लॉक किया और फिर एक जोरदार हिट मारकर बियोवुल्फ को पीछे धकेल दिया। जब बियोवुल्फ ये सोच रहा था कि वांग के पास इतनी ताकत आई कहां से, तभी वांग ने फिर से उस पर अटैक कर दिया। उसने बियोवुल्फ को इतने पावरफुल पंचेस मारे कि आखिरकार बियोवुल्फ गिर गया और हार गया। अब सीन स्विच होता है यानलुओ के रूम की तरफ। यानलुओ बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वांग ने उसके फाइटर्स को हरा दिया था। वो कहता है, ये सब यूजलेस निकले, एक आम लड़के को भी नहीं रोक पाए। उसका असिस्टेंट बोलता है, आई थिंक अगला वॉरियर उसे जरूर हराएगा। यानलुओ पूछता है, आर यू श्योर अबाउट दैट? और असिस्टेंट कॉन्फिडेंटली कहता है, ऑफ कोर्स, अगर बियोवुल्फ की टीम सिर्फ एमेचर्स थी तो मिलियन वुदाओ अलायंस वाले रियल प्रोफेशनल्स हैं। यानलुओ कहता है, जब मैंने इन्हें हायर किया था तब सबने खुद को प्रोफेशनल बताया था, अब सबको ब्रैग करने का शौक होता है। असिस्टेंट समझाता है, ब्रैग तो हर कोई करता
है, लेकिन वुदाओ गैंग जब अलायंस बनाती है स्पेशली विद अ स्कोर ऑफ 1,060,000 तो वो लड़की कोई नॉर्मल फिगर नहीं है, वो खुद में एक पहचान है। फील्ड में वो एक कंसेंसस रिप्रेजेंट करती है। फिर वो यनलो को बताता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और जितनी तू सोचता है उससे कहीं ज्यादा वाइड है। यनलो बोलता है मुझे ऐसे वेग टॉक्स मत दे, बस ये बता उसने ऐसा क्या किया जिससे वो लड़का हार जाए। असिस्टेंट बताता है वो लड़की एक कफ्ड ब्रेसलेट पहनकर आई है और जैसे ही वो रेस्टोरेंट से फ्री होगी हम सबको यहाँ से तुरंत भागना पड़ेगा। अब वापस आते हैं वांग की तरफ जो अभी भी ऊपर चढ़ रहा होता है। वो बहुत थक चुका होता है, थोड़ी देर रुकता है लेकिन फिर खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ने लगता है। वो कहता है कि उसे आगे बढ़ना ही होगा चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, उसे शेन को किसी भी हाल में बचाना है। अब वो तेजी से क्लाइंब करता है। वॉइस उसे वार्न करता है कि वो खुद को ज्यादा पुश कर रहा है और बताता है कि वो एक्सट्रीम स्टिमुलेशन की स्टेट में है, इसलिए उसे इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और जितना हो सके काम रहना चाहिए। वांग जवाब देता है तुझे समझना चाहिए कि ये प्रेशर मेरे अंदर से आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में काम कैसे रह सकता हूँ। वो एक डोर के पास पहुंचता है, उसे खोलता है और अब उसका सामना बाकी गार्ड से होने वाला है। एक लड़की जिसका नाम कुई है वो बड़े ही चेयरफुल तरीके से वांग का स्वागत करती है और वांग को समझ पाता उससे पहले ही वो एक स्पेशल इंफ्रारेड थर्मोमीटर निकालती है और उसकी तरफ भागती है। कंफ्यूज वांग उसे अपना डिवाइस उसके हार्ट की तरफ पॉइंट करने देता है और डिवाइस 0 रीडिंग दिखाता है, मतलब उसके पास कोई सुपरनैचुरल एबिलिटीज नहीं है। कुई को ये देखकर बहुत सरप्राइज होता है कि वांग सुपर ह्यूमन नहीं है जबकि उसने इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराया है। उसके पार्टनर स्टोन भी अपने एंड से उसे एनालाइज करके बोलता है कि वांग कोई कल्टीवेटर भी नहीं है क्योंकि उसमें ना इंटरनल एनर्जी है और ना मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग। स्टोन बोलता है कि वांग शायद कोई स्पेशल टेक्निक यूज करता है जैसे बॉडी रिफाइनिंग, जिससे उसकी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है। वो ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो वांग के सामने एक्ट करने लगती है जैसे वो उसकी पावर अब्सॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, लेकिन वांग को समझ ही नहीं आता कि ये दोनों लोग क्या बकवास कर रहे हैं। तभी कुई को अचानक अपनी मामा की वैल्यूज याद आती हैं और वो अपनी एक्साइटमेंट रोकती है और खुद को वांग से इंट्रोड्यूस करती है। वो उससे हाथ भी मिलाती है और वांग भी बिना कोई डाउट के हाथ मिला लेता है, लेकिन फिर अचानक कुई उससे पूछती है हाउ आर यू और उसके बाद उसे जोर से पंच कर देती है। वांग को गुस्सा आता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया और वो गुस्से में कुई को अपर कट मारता है, लेकिन बदकिस्मती से कुई एक मैसोकिस्ट होती है जिसे ये सब एंजॉय होता है। वो वांग के पंच से उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करती है और ब्लश करने लगती है क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी एकदम प्योर और रॉ होती है। वांग को समझ आता है कि वो लड़की एक बड़ी परवर्ट है। वो उसका हाथ छोड़ता है लेकिन कुई को और चाहिए होता है। वो उसे बार बार पंच करना शुरू कर देती है। उसके पंचेस वांग को हर्ट नहीं करते लेकिन वो इरिटेटेड हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। कुई उसे फुल स्ट्रेंथ से किक मारती है और कहती है गेट सीरियस। तभी उसका पार्टनर स्टोन वांग को वार्न करता है कि उसका उस लड़की से कोई चांस नहीं है, इसलिए उसे मर जाना चाहिए। नेक्स्ट मोमेंट ही कुई उसे फुल पावर से किक करती है और वो एक पिलर से टकरा जाता है। इतना डैमेज खाने के बाद वांग थोड़ा डिजी फील करता है। वो डिसाइड करता है कि अब और होल्ड बैक नहीं करेगा और कुई को दिखाएगा कि वो ट्रू जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता है। वांग उसे पूरी ताकत से पंच करता है लेकिन कुई को और मजा आता है। अब वो और भी अग्रेसिवली अटैक करती है और कहती है बी मोर रफ विथ मी। वांग भी अब उसे पमल करने लगता है लेकिन कुई बार बार बोलती है हार्डर डैडी। स्टोन को उसकी मेंटल स्टेट को लेकर चिंता होने लगती है। कुई फिर वांग पर अटैक करती है और अचानक उसके अंदर की डार्क एनर्जी बाहर आने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो एनर्जी का यूज करके अटैक करे स्टोन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे अपनी पावर यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई मानने वाली नहीं थी। वो वांग की तरफ बढ़ती रहती है और उसके हाथ क्लॉज में बदल जाते हैं। वो डिक्लेयर करती है कि वो वांग की पावर अब्सॉर्ब करेगी ताकि वो और स्टोन दोनों अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आजाद हो सके। वो एकदम जंगली हो जाती है और वांग पर अटैक कर देती है। उसके शार्प क्लॉज वांग की स्किन फाड़ देते हैं। वांग बैलेंस रिगेन करता है और पीछे से कुई उस पर जंप करती है और उसका खून चाटती है। वांग उसे पीछे धकेल देता है और फिर एक मेटल पोल समन करता है लड़ाई के लिए, लेकिन कुई अब और भी स्ट्रांग हो चुकी है क्योंकि उसने उसका खून पी लिया है। वो वांग को पीछे वॉल से टकरा देती है। वांग रियलाइज करता है कि अभी वो डिसएडवांटेज में है, इसलिए वो पूरी फोकस के साथ लड़ने का डिसीजन लेता है। लेकिन जैसे ही वो उठता है कुई उस पर फिर से चार्ज करती है और उसकी क्लॉज से उसका गला ऑलमोस्ट काट ही देती है। वांग उसका काउंटर लॉन्च करने के लिए वेट करता है लेकिन कुई उसके किक को डॉज कर लेती है और ऊपर से जंप करके अटैक करती है। वांग किसी तरह उसका अटैक डॉज करता है और पोल से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुई अब बहुत तेज हो गई है। वो उसके अटैक को आसानी से डॉज करती है और पीछे से उसके पास आ जाती है ताकि उसका खून और पावर फिर से सक कर सके। वांग उसे फिर से पीछे धकेलता है लेकिन अब कुई खुद पर कंट्रोल खोने लगती है। उसकी डार्क एनर्जी एक वुल्फ का रूप लेकर उसके चारों ओर फैलने लगती है। स्टोन रियलाइज करता है कि अब वो डेंजरस लेवल तक पहुंच गई है। वो उसकी एक प्रेशर पॉइंट पर पिन फेंकता है ताकि उसे बेहोश कर सके। वांग अभी भी शॉक में होता है और ओपोनेंट्स को घूर रहा होता है। तब तक स्टोन भागकर कुई के पास आता है और उसके दूसरे प्रेशर पॉइंट्स पर नीडल प्रिक करता है ताकि उसकी एनर्जी उसे हार्म ना कर सके। वांग सोचता है कि अगर उसे दोनों कुई और स्टोन से फाइट करना पड़ा तो वो जरूर हार जाएगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी भाग जाना चाहिए। लेकिन स्टोन उसे स्नीक आउट करते हुए देख लेता है और उस पर एक विंड ब्लास्ट छोड़ता है जो उसे पीछे धकेल देता है। वांग हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पता भी नहीं चला कि उसे हिट किसने किया। लेकिन स्टोन की हालत भी सही नहीं होती क्योंकि कुई ने अभी अभी लेवल अप किया है और उसे अर्जेंट मेडिकल केयर की जरूरत है, इसलिए स्टोन डिसाइड करता है कि वो जल्दी से फाइट खत्म कर देगा। वो
वांग पर एक विंड ब्लेड फेंकता है, लेकिन क्यूब उसे अलर्ट कर देता है और वांग उसे डॉज कर लेता है। स्टोन शॉक हो जाता है कि वांग ने उसके इनविजिबल अटैक को कैसे डॉज कर लिया। स्टोन अब फाइट को और सीरियस लेने लगता है, लेकिन तभी कोई दर्द से कराहने लगती है। स्टोन तुरंत फाइट छोड़ देता है और अपनी पार्टनर को संभालने चला जाता है। फिर वो वांग से कहता है अपनी गर्ल को बचा ले। वांग इस सडन चेंज से थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और स्टोन से पूछता है क्या तू हार मान रहा है, और देख बाद में पीछे से स्नीक अटैक मत कर देना। स्टोन को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं क्विक की ऐसी हालत में फाइट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं डिफीट एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे छोड़ेगी नहीं। वांग को भी ये बात समझ आ जाती है और वो इस मौके का यूज करके स्टोन को दबाव में डालने की सोचता है ताकि वो दोबारा वापस ना आए। वांग बोलता है अगर तू हार मानने को रेडी नहीं है तो इसका मतलब है हमारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई। स्टोन समझ जाता है कि वांग ऐसे नहीं जाने वाला, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल मिलियन कॉइन निकालता है और उस पर एक ब्लड ओथ लेता है। वो बोलता है ब्लड ओथ किसी भी कल्टीवेटर की सबसे बड़ी कसम होती है, अगर मैंने वैंग पर पीछे से अटैक किया तो मैं धूल बन जाऊंगा। वांग पूरा सीन अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और कॉइन लेते हुए बोलता है मैं तुम्हारी इंटेग्रिटी पर भरोसा करता हूँ। इसके बाद वो मजाक उड़ाते हुए बोलता है नेक्स्ट टाइम तमीज से बिहेव करना। वांग वहाँ से भाग जाता है। स्टोन फिर अपनी टीम की तीसरी मेंबर को कांटेक्ट करता है और कहता है हमें बेस पर लौटना है, कोई ठीक नहीं है। उस लड़की ने डिटेल्स पूछनी शुरू ही की होती है कि तभी कोई उसे पीछे से अटैक करके बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मुशेन जो लाओ का लास्ट असैसिन होता है फाइनली डिसाइड करता है कि अब वो खुद फाइट करेगा क्योंकि बाकी सब हार चुके हैं। लाओ ये सुनते ही पैनिक में आ जाता है और बटलर से कंफर्म करता है। बटलर उसे बताता है कि बाकी सब हार चुके हैं और अब बिल्डिंग छोड़ देनी चाहिए। लाओ को लगता है कि जिन ने सबको हराया है, लेकिन मुशिन को अब वांग में ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका होता है। लाओ पूछता है वांग में ऐसा क्या है। बटलर बताता है कि स्टोन ने वांग से ट्रूस कर लिया है। लाओ गुस्से में एक्सप्लोड कर जाता है और मुशिन से कहता है अगर तू वांग को खत्म कर देगा तो मैं तेरा पेमेंट ट्रिपल कर दूंगा, लेकिन मुशिन को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। उसका पपेट एक तेज फ्लाइंग स्लैश लाओ की तरफ भेजता है, लेकिन बटलर उसे रोक लेता है और कहता है सर अब हमारे हाथ से सब बाहर जा चुका है। वांग अब याओ को ढूंढता हुआ बिल्डिंग के फ्लोर्स तोड़ता, डोर्स बर्स्ट करता, ऊपर की फ्लोर्स की तरफ बढ़ रहा होता है। वो याद करता है कि क्यूब ने कहा था कि बिल्डिंग में टोटल 7 एनिमीज थे तो अब सिर्फ 2 बचे हैं। फिर अचानक क्यूब कहता है अब एक एनिमी वैनिश हो गया है, सिर्फ एक ही बचा है। वांग थोड़ा पैरानॉइड हो जाता है। उसे डर लगता है कि अगर अभी सामना हो गया तो वो रेडी नहीं होगा। यहाँ तक कि रैट के भागने की आवाज भी उसे डरा देती है। तभी उसे फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है और मुशिन और उसका पपेट शन ऊपर से उसे घूर रहे होते हैं। क्यूब कहता है इनका कंबाइंड कॉम्बैट लेवल 7 है। वांग डिसबिलीफ में होता है क्योंकि मुशिन और उसका पपेट काफी डार्क ऑरा वाले लगते हैं। क्यूब वार्निंग देता है पपेट के अंदर एक बहुत एडवांस डिवाइस है, लेकिन इनके अलावा और कुछ स्पेशल नहीं है। मुशिन काल्म होकर कहता है जस्ट बिकॉज मैं वीक दिखता हूँ अंडर एस्टिमेट मत करना। फिर वो अपनी पावर अनलीश करता है और एक स्पिनिंग किक से वांग को दूर उड़ा देता है। वांग अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या हुआ। तभी मुशिन उसके पास चलता हुआ आता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को टैलिस्मन में बदलते हुए कहता है हम दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं। तू ब्रूट स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और मेरे पास सिर्फ टेक्निक है। वांग उसकी बातों से इरिटेट हो जाता है और पास पड़े एम्प्टी बियर बॉटल्स उठाकर उस पर फेंक देता है। मुशिन उन्हें अपने टैलिस्मन से काट देता है और उसी मोमेंट को यूज करते हुए वांग उस पर रश करता है, लेकिन मुशिन इजीली डॉज करता है और फिर एक सॉलिड किक से उसे दोबारा मारता है। वांग लगातार फाइट करता है, लेकिन मुशिन ज्यादा स्किल्ड होता है और उसे पीछे धकेल देता है। तभी वांग चालाकी से थोड़ी डस्ट उसकी आंखों में फेंक देता है और मुशिन टेम्परेरीली ब्लाइंड हो जाता है। उसी मोमेंट का यूज करके वांग उस पर सुपर फास्ट अटैक्स शुरू कर देता है। मुशिन किसी तरह से उन ताबड़तोड़ अटैक्स से बच जाता है और उसी वक्त उसकी शर्ट से एक छोटी सी चमकती हुई बॉटल नीचे गिरती है, लेकिन वांग उसे सांस लेने तक का टाइम नहीं देता। मुशिन बिल्डिंग के अंदर पार्कर करने की कोशिश करता है ताकि भाग सके, पर वो भी बेकार जाता है। वांग उसे लगातार पंचेस और किक्स से बिजी रखता है और वो आई ड्रॉप्स वाली बॉटल भी तोड़ देता है जो मुशिन यूज करने वाला था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद मुशिन फिर से कंट्रोल में आ जाता है। वो वांग के चेस्ट पर एक टैलिस्मन चिपकाता है और उसे जोर से पंच करके दूर फेंक देता है। अब मुशिन की बारी है अटैक करने की। वो वांग को दीवार के पार पंच कर देता है और फिर अपनी पपेट को उसके पीछे भेज देता है। पपेट की स्पीड इतनी तेज होती है जैसे कोई फ्लैश हो और वो वांग पर स्पिरिट एनर्जी की बुलेट्स से हमला करता है। वांग कुछ बुलेट्स खा लेता है पर जल्दी ही वो सिचुएशन कंट्रोल कर लेता है। बुलेट्स को डॉज और पैरी करता है, फिर वो सीधा पपेट की तरफ डैश करता है और उसे पूरे पावर के साथ पंच करता है, लेकिन वांग का सारा ध्यान पपेट पर होता है और उसी वक्त मुशिन उसके पीछे पहुंच जाता है। मुशिन वांग पर एक फुल पावर सुपरमैन पंच करता है, लेकिन वांग उसके लिए भी रेडी होता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और जब डस्ट सेटल होती है तो वांग के मुंह से खून निकलता है। मुशिन हंसता है, उसे पूरा भरोसा होता है कि उसने जीत लिया है, पर तभी उसे पता चलता है कि वांग ने उसके बाल पकड़ लिए हैं। मुशिन पैनिक करता है और जोर जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो अपने बालों को रोज 2 घंटे देता है। अब वांग थोड़ा परवर्ट जैसा बिहेव करता है। मुशिन उसे स्लैप करने की कोशिश करता है पर उसके हाथ ही चोट खा लेते हैं। फिर वांग अपने हाथ पर थूकता है और मुशिन की बुरी तरह से धुलाई करता है, पर तभी वांग को एहसास होता है कि मुशिन की स्ट्रेंथ बस एक नॉर्मल ह्यूमन जितनी है और उसका वो फुल पावर पंच शायद उसे सीधा ऊपर भेज चुका होता। लेकिन मुशिन अब भी जिंदा होता है, हालांकि उसका सिर गंजा हो चुका होता है और उसके बॉडी के चारों तरफ का टैलिस्मन टूट जाता है। वांग हैरान रह जाता है। मुशिन कहता है कि उसे सिर्फ एक पंच से हराया नहीं जा सकता। अब वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ अनलीश करता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं और उसके बॉडी से डार्क ऑरा निकलता है। वांग के
पास सोचने का टाइम भी नहीं होता। मुशिन सुपर स्पीड से उस पर डैश करता है और लगातार घातक मूव्स करता है। वो वांग के शरीर पर कुछ टैलिस्मन्स भी चिपका देता है और फिर उसे बिल्डिंग से ऑलमोस्ट बाहर फेंक देता है। फिर वो अपनी पपेट उठाता है और फिर से स्पिरिट बुलेट से अटैक करता है। वांग किसी तरह उन बुलेट्स को डॉज करता है और पपेट को पकड़ लेता है, लेकिन मुशिन उसे स्ट्रिंग से एंटेंगल कर देता है और पूरे बिल्डिंग के चारों तरफ घुमाकर दीवार में दे मारता है। वांग लड़खड़ाता हुआ खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन मुशिन का टैलिस्मैन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसके हाथ इतने भारी हो जाते हैं कि उठ भी नहीं पाते। फिर मुशिन एक स्पेशल टैलिस्मैन से उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। मुशिन को पूरा यकीन होता है कि इस बार वो जीत गया है, लेकिन जब फ्लेम्स कम होती हैं तो वो देखता है कि वांग ने उसके अटैक को एक शवल से ब्लॉक कर लिया है। अब मुशिन ऑल आउट जाता है और अपनी पपेट को फाइनल अटैक के लिए भेजता है, लेकिन इस बार वांग तैयार है। वो अपनी सारी एनर्जी बॉडी में चैनल करता है और सही टाइम पर टेलीपोर्टेशन स्किल यूज करके उस पपेट को शवल से डिस्ट्रॉय कर देता है। मुशिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी वांग उस स्ट्रिंग को पकड़ लेता है जिससे मुशिन पपेट को कंट्रोल कर रहा था। मुशिन को लगता है कि वो जीत सकता है क्योंकि वांग का शरीर हैवी टैलिस्मन्स की वजह से कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह गलत होता है। वांग उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर उसे पैडल बॉल की तरह उछालता है, फिर एक फुल पावर हिट मारता है जिससे स्पिरिचुअल स्ट्रिंग टूट जाती है और मुशिन दीवार से ऐसा टकराता है कि वो नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है और बेहोश हो जाता है। वांग के हाथों के टैलिस्मन्स वैनिश हो जाते हैं और फाइट खत्म हो जाती है। फिर वांग लड़खड़ाता हुआ शेन की तरफ चलने की कोशिश करता है, पर उससे खड़ा तक नहीं हुआ जाता और वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। तभी उसे पपेट से एक बीप सुनाई देती है और मुशिन अचानक टैलिस्मन से हवा में उड़ते हुए बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। वो वांग से कहता है कि जीतने से कुछ नहीं होता, तू वैसे भी मरेगा। मुशिन पपेट में लगी बॉम्ब को एक्टिवेट करता है और कहता है डाई, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि वांग ने पपेट को स्पेस रूम में डाल दिया था। अब मुशिन बार बार बॉम्ब को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी वांग एक व्हील बैरो पर सवार होकर बिल्डिंग से बाहर कूदता है। वो मुशिन की तरफ जंप करता है ताकि सब कुछ खत्म कर सके, लेकिन मुशिन उस पर एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स फेंक देता है। वांग एक्सप्लोजन्स की वजह से उड़ जाता है और एक क्रेन को पकड़कर जैसे तैसे अपनी जान बचाता है। फिर मुशिन अपने टैलिस्मन्स से गिरते हुए मलबे को कंट्रोल करता है और वांग को उस डिब्री से मारता है। फिर वो और बॉम्ब टैलिस्मन्स भेजता है ताकि उसे ब्लास्ट कर सके, लेकिन वांग उन्हें एक्सप्लोजन्स का यूज करके मुशिन की तरफ फुल स्पीड में थ्रस्ट करता है। मुशिन काउंटर करता है वांग पर और स्टोन्स का कंट्रोल हटाकर उन्हें वांग पर गिरा देता है। उसके बाद वो एक और एक्सप्लोजन करता है जिससे वांग को बहुत भारी चोट लगती है। वांग को लगता है कि उसकी कॉन्शियसनेस जा रही है, लेकिन तभी उसे शेन का सपना आता है और उसे अचानक से एक जबरदस्त एनर्जी मिलती है। अब वो अपने जलते हुए फिस्ट्स को एक हथियार बना लेता है और मुशिन को जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। दोनों साथ में नीचे गिरते हैं और इतनी जोर से टकराते हैं कि जमीन पर एक बड़ा क्रेटर बन जाता है, लेकिन लकीली क्यूब वांग को स्पेस रूम में खींच लेता है ताकि वो टकराने से मर ना जाए। क्यूब से बाहर आते ही वांग जल चुका होता है, खून बह रहा होता है और वो बेहोशी में भी शेन का नाम बड़बड़ा रहा होता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। वो तुरंत शेन को ढूंढने लगता है, लेकिन उससे पहले उसे जमीन पर एक मश जैसी कपड़ों की ढेर मिलती है। मुशिन गायब हो चुका होता है। वांग उसकी परवाह नहीं करता और सीधा बिल्डिंग में शेन को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसे सबसे पहले मिलता है हुआन, वो छोटा गैंगस्टर जिसने लाओ को सब में इन्वॉल्व किया था, जो कोने में बैठकर रो रहा होता है। वांग गुस्से से उससे पूछता है शेन के बारे में और अपनी जान बचाने के लिए वो पास वाले रूम की तरफ इशारा करता है। वांग को चैन मिलता है ये देखकर कि शेन को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही वो उसे अनटाई करता है, शेन बताती है कि उसकी चेयर के नीचे एक बॉम्ब है जो उसके उठते ही एक्सप्लोड कर जाएगा। वो वांग को कहती है कि पहले खुद को बचा लो, लेकिन वांग उसे कहता है आज इससे बड़े बॉम्ब से भी बच चुका हूँ। वांग बॉम्ब को चेयर के नीचे से निकालता है, लेकिन तभी लाओ उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है जिसमें वो दोनों होते हैं। लाओ उन्हें बताता है कि मुशिन ने इस रूम को एन्चांट किया है ताकि कोई टेलीपोर्ट ना कर सके, और वो बाहर से बैठकर हंसते हुए उनका एक्सप्लोजन देखने का इंतजार करता है। क्यूब कंफर्म करता है कि टेलीपोर्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन साथ में वो ये भी बताता है कि कौन कौन से वायर किस ऑर्डर में काटने हैं ताकि बॉम्ब तुरंत एक्सप्लोड ना करे। वांग सही ऑर्डर में वायर्स काटता है और फिर बॉम्ब को स्पेस रूम में फेंक देता है, ये सोचते हुए कि अब सब सेफ है। शेन उसे गले लगा लेती है आंखों में आंसू लेकर, और वांग उसे भरोसा देता है कि अब वो सेफ है। लेकिन जैसे ही स्पेस रूम में बॉम्ब का काउंटडाउन 0 होता है, वांग को कुछ समझ नहीं आता, उसका बॉडी मूव करना बंद कर देता है। शेन घबरा जाती है और उसे रिस्पॉन्स करने की कोशिश करती है, लेकिन वांग को थोड़ी देर में समझ आता है कि बॉम्ब के साथ साथ पपेट में लगा पावरफुल जेमस्टोन भी एक्सप्लोड हो गया है और उसने स्पेस रूम में एक होल बना दिया है। अब वांग की हालत बहुत सीरियस हो गई है। दूसरी तरफ लाओ फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बॉम्ब फेल हो गया। वो खुद एक्शन लेने का डिसाइड करता है और रूम में आकर शेन को शूट करने लगता है, लेकिन उसके पहले ही उसका बटलर उसे बताता है कि जिन आ गया है और उन्हें भागना चाहिए। लाओ और उसका बटलर भाग जाते हैं और जेन रूफटॉप पर लैंड करता है अपने पावर से कंक्रीट के आर पार निकलकर। इस बीच बेहोश शेन गिर जाती है वांग के ऊपर, जो अब उठ चुका होता है और सोच रहा होता है कि क्या उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए टाइम है। तभी जिन रूम में आता है और कहता है हॉस्पिटल्स उसे बचा नहीं सकते, लेकिन मैं बचा सकता हूँ। वो शेन को टेलीपोर्ट कर देता है और बिल्डिंग से बाहर निकलने लगता है। वांग उसे रोकते हुए चिल्लाता है मैंने वादा किया था कि मैं शेन को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन जिन बोलता है तू अभी खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फिर वो विंडो से कूद जाता है। वांग खिड़की तक दौड़ता है और शेन का नाम चिल्लाते हुए जिन का डोमेन एक्सपेंशन देखता है। जिन कहता है तुझे शेन और इस सुपर ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है और अब मैं इसे फिनिश करने जा रहा हूँ। शेन को खो देने के बाद वांग
पूरी तरह टूट चुका होता है। वो खुद को कोसता है कि वो अपनी गर्ल को नहीं बचा पाया। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि कहां से सर्च शुरू करे। तभी एक कार उसके पीछे रुकती है और एक औरत उससे उसका नाम लेकर बुलाती है। वो वांग से चलने को कहती है, लेकिन वांग कुछ रिएक्ट नहीं करता। फिर वो कहती है कि उसे पता है लाओ कहाँ है। वांग तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है, वेयर इज दैट बास्टर्ड? औरत कहती है, चल मेरे साथ, तभी बताऊंगी। वो उसे एक नियर बाय कैफे में ले जाती है और कॉफी पीने लगती है, जबकि वांग उसे गुस्से से घूरता रहता है। वांग उससे पूछता है, लाओ कहाँ है? औरत जवाब देती है कि उससे पहले वो खुद वांग से कुछ सवाल पूछना चाहती है। वो पूछती है, तुझे क्या लगता है ये सुपर ह्यूमंस, कल्टिवेटर्स और बाकी लोग जो ह्यूमन सोसाइटी से ऊपर हैं, ये खुद को छुपा कैसे पाते हैं? वांग बोलता है, शायद वो डिस्गाइज अच्छे से करते होंगे। लेकिन वो औरत कहती है, कुछ खास लोग होते हैं जो सुपर ह्यूमंस का मैस हैंडल करते हैं। वांग इससे इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन औरत कहती है, कम से कम प्रिटेंड तो कर ले कि तुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं ही अब तक तुझे प्रोटेक्ट करती आ रही हूँ, नहीं तो तू जिंदा ना होता। वांग अब स्मर्क करते हुए कहता है, तो जो 3 बंदे हमारे पीछे बैठे हैं और अभी मुझे शूट करने के लिए रेडी हैं, वो भी तेरे प्रोटेक्शन टीम में है क्या? वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं ये सुनकर कि उनकी कवर आइडेंटिटी रिवील हो गई है, और खुद वो औरत भी चौंक जाती है। वो अपनी गन पकड़ने लगती है और साथ ही उसके तीनों लैकीज भी अपनी वेपन्स रेडी कर लेते हैं। लेकिन वांग शांत रहता है और बोलता है, अगर फाइट स्टार्ट नहीं करोगे तो हम पीसफुली बात कर सकते हैं। औरत उसके बात को सीरियसली लेती है और अपने लोगों को पीछे हटने को कहती है। वांग अपने सुपर सेंस का यूज करके उसके कार्ड पर लिखा नाम और टाइटल पढ़ लेता है। उसे पता चलता है कि उसका नाम मू है और वो सुपर ह्यूमन मैनेजमेंट ब्यूरो की टास्क फोर्स लीडर है। वांग उससे कहता है कि उसे लगता है मू ने हमेशा शैडोज से उसकी हेल्प की है, लेकिन अब वो जानना चाहता है कि उसका रियल पर्पस क्या है। मू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि अगर वो उसकी हेल्प कर रही है तो उसे भी कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए। वांग पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं भी ब्यूरो का मर्सनरी बन जाऊं जैसे तुम्हारे वो कमजोर लैकीज? फिर वो ऐड करता है, वैसे भी तुम्हारे सारे लैकीज इतने वीक हैं, किसी रैंक से भी नीचे हैं, मुझे उन लूजर्स के साथ कंपेयर मत करो। तभी एक आदमी मुंह से कहता है कि वैंग कम से कम बी रैंक सुपर ह्यूमन है, जो उनके लेवल से काफी ऊपर है। लेकिन मुंह को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वांग से कहती है, अगर तुम्हें लाओ के बारे में कुछ भी जानना है तो तुम्हें मेरे लिए 3 मिशन करने पड़ेंगे। वांग जवाब देता है, मैं सिर्फ एक मिशन करूंगा और मुझे जिन के बारे में भी इन्फो चाहिए। मुंह बिना किसी बार्गेनिंग के मान जाती है और वांग चौंक जाता है जब उसे उस गिग का डिटेल मिलता है। मुंह उसे बताती है कि ये टास्क सिर्फ 1 डे का है और पेमेंट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन वांग उससे पूछता है, मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं? मुंह थोड़ा ऑफेंडेड फील करती है और कहती है, अभी हमारी इतनी अच्छी चैट हुई है, इतना प्रूफ काफी नहीं है क्या कि मैं तुम्हारी साइड पर हूँ? इतना कहकर मुंह कैफे से निकल जाती है और वांग सोचने लगता है कि क्या वो सच में उस पर ट्रस्ट कर सकता है। लेकिन उसे पता है कि अगर उसे शेन के बारे में कुछ भी इंटेल चाहिए तो उसके पास मुंह ही एकमात्र रास्ता है। अब उसका प्लान है कि वो म्यू को यूज करके सुपर ह्यूमन मैनेजमेंट ब्यूरो के अंदर तक पहुंचे और अपनी रिक्वायर्ड इन्फो हासिल करे। उधर मुंह अपनी कार में बैठी होती है, सिग्नल पर रुकी हुई। उसका ड्राइवर उससे पूछता है, मैम आपने उस डेंजरस आदमी वैंग से डील क्यों किया? ये तो हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। मुंह जवाब देती है, बिग प्रॉफिट के लिए बिग रिस्क उठाना पड़ता है। वो कहती है कि वो बहुत एम्बिशियस है और इस बोरिंग जॉब में फंस के नहीं रहना चाहती। वांग ही उसका टिकट है हायर रैंक्स में प्रमोशन पाने का। मुंह को पूरा भरोसा है कि वांग में काफी पोटेंशियल है और वो लोग उसे यूज करके अपना काम निकाल सकते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वांग ने अपना क्यूब उसकी कार के ऊपर रखा हुआ है और वो सारी बातें सुन रहा है। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा कि मुंह उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके हिसाब से मुंह एक लालची है और ऐसे लोगों को कंट्रोल करना आसान होता है। ड्राइवर फिर पूछता है, क्या आप सच में वांग को लाओ की लोकेशन बताने वाली हो? मुंह हंसकर जवाब देती है, मैं उसे सिर्फ डी लेवल की फेक इन्फॉर्मेशन दूंगी। वो इतना इडियट है कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसे स्कैम किया गया है। वांग ये सुनकर गुस्से से भर जाता है और सोचता है कि वो मुंह को सही वक्त पर दिखाएगा कि असली बेवकूफ कौन है। नेक्स्ट डे वांग उस लोकेशन पर पहुंचता है जो मुंह ने उसे दी थी, जहां उसका असेसमेंट होना है। ये जगह एक फॉरेस्ट के बीच में बना हुआ एक लग्जूरियस मैंशन होता है। यहाँ और भी कई फाइटर्स आए होते हैं जो इसी असेसमेंट के लिए बुलाए गए हैं। वांग सोचता है कि ये सब लोग कौन हैं। तभी एक आदमी माइक लेकर अनाउंसमेंट करता है। वो बताता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को एक क्लाइंट के बॉडीगार्ड के रूप में सिलेक्ट किया जाएगा। बॉडीगार्ड बनने के लिए अवेयरनेस, रिस्पॉन्स और स्ट्रेंथ जरूरी है। इन क्वालिटीज पर उनका टेस्ट होगा। फिर वो एक दरवाजा खोलता है जो सबको एक इन हाउस कैसीनो में ले जाता है। हर पार्टिसिपेंट को 5 चिप्स दिए जाते हैं और होस्ट कहता है कि ये लोग जो चाहे गेम खेल सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए उन्हें 10 चिप्स कलेक्ट करने होंगे बिना फाइट किए या किसी और से चोरी किए। पार्टिसिपेंट्स सोचते हैं कि मशीन्स तो रिग्ड होंगी, तो वो कार्ड गेम्स खेलने लगते हैं, लेकिन वहां भी हार जाते हैं। वांग देखता है कि एक लड़की क्लासिक फाइंड द कॉइन अंडर द कप्स वाला गेम चला रही है। वांग डिसाइड करता है कि वो ये गेम खेलेगा, लेकिन रैंडम लड़का फिर आकर पीछे पड़ जाता है। वो कहता है, तुमने मुझसे बात अधूरी छोड़ दी, दोस्ती से ऐसे भागते नहीं है। वांग समझ जाता है कि ये लड़का उसे स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी ट्रिक फेल हो जाती है तो वो वांग को एक गेम के लिए चैलेंज करता है। वांग भी बिना हिचके पूरा बेट लगा देता है और लड़का भी ऐसा ही करता है। गेम मास्टर कॉइन को एक कप के नीचे रखती है और फिर कप्स को क्रेजी स्पीड में शफल करती है। स्कैमर लेफ्ट कप पर बेट करता है, लेकिन वांग अपनी सुपर सेंस से महसूस करता है कि लड़की ने कॉइन अपने राइट हैंड में छुपाया है। वांग उससे कहता है, अपने राइट हैंड को दिखाओ। लड़की बहुत स्किल्ड होती है और जल्दी से कॉइन को लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर कर देती है। वांग उसे कहता है कि दोनों हाथ दिखाओ। लड़की मुस्कुराकर कहती है, तुम सही थे, कॉइन मेरे पास ही था। वो डिक्लेयर करती है कि वांग जीत गया है और उसके चिप्स डबल हो गए हैं। बाकी कॉन्टेस्टेंट्स कुछ समझ नहीं
पाते कि हुआ क्या। स्कैमर सोचता है कि गेम मास्टर के पास 2 कॉइन्स थे, एक कप में डाला और दूसरा टेबल में छुपा दिया। वो टेबल इंस्पेक्ट करने लगता है, लेकिन लड़की कहती है कि टेबल रिग्ड नहीं है और उसके पास सिर्फ एक ही कॉइन था। वो कहती है तुम हार गए हो, तुम्हारे सारे चिप्स गए। वैंग अपना रिवॉर्ड लेकर वहाँ से चला जाता है और स्कैमर गुस्से से भर जाता है। कुछ घंटे और कुछ और राउंड्स के बाद आखिरकार 5 पार्टिसिपेंट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं मिशन के लिए और ऑब्वियस है वांग उनमें से एक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसे भी जरूर देखें।